हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग को लास्ट लेक्चर समझ में आया? वेरी नाइस, वेरी गुड। आई होप आप लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर लिए। दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों। आज की क्लास में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, दिस इज योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, अगेन ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। दो बहुत ब्रॉड टर्म्स आपको दिख रही है बोर्ड पे। वन इज लोकोमोशन एंड द अदर इज मूवमेंट। बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट? बताइए। आपको ये दोनों वर्ड्स बहुत बार आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन इनके बीच का मेन डिफरेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी जगह पे खड़ी हूं एंड आई एम मूविंग माई हैंड्स, ठीक है, दिस इज मूवमेंट, राइट। बट वेन आई एम चेंजिंग माई पोजिशन, दैट मीन्स जब मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हूं, देन दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। यानी कि जब मैं लोकोमोट कर रही हूं, देन आई एम ऑल्सो शोइंग मूवमेंट। बात समझ में आ रही है? देयर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज all locomotions are movement, but all movement are not locomotion. Yes बच्चों, दोबारा सुन लीजिए। All locomotions are movement, but all movements are not locomotion. अगर मैं ये movement कर रही हूं, this is not locomotion. मेरा हाथ यहां से निकल के दूसरी जगह नहीं गया है। बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट बहुत बार नीट में आ चुकी है बच्चों। ये ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकती है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहां गलती नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। यहां बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग विद आज का लेक्चर ऑन स्केलेटल सिस्टम दैट कंप्राइजेस ऑफ बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज। इसके बारे में हम थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर नंबर 7 क्लास 11, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। याद है बच्चों? यस, कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड, शाबाश। सो बच्चों, अभी आज जो हम बात करेंगे, इट इज अबाउट फर्स्ट अबाउट बोन्स, राइट। कितनी हड्डियां होती है आपके अंदर बताइए इन टोटल? यस, वेरी गुड, 206। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको ये बात पता है दैट यू हैव 206 बोन्स इन योर बॉडी। एक ह्यूमन बेबी में ज्यादा बोन्स होंगी या फिर एक अडल्ट के अंदर? बताइए बच्चों। यस, एन अडल्ट हैज लेसर बोन्स एज कंपेयर टू अ ह्यूमन बेबी। बेबी के अंदर बोन्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अडल्ट। यस बच्चों। नाउ हियर हम लोग एक बहुत जल्दी से ब्रीफ में मैं आपको पूरा की पूरा स्केलेटल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पे समझाने वाली हूं। आप लोग को पूरी बोन्स के नाम अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि यहां से बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू हाइंड लेम और विच ऑफ द फॉलोइंग बोन बिलोंग्स टू योर पेक्टोरल गर्डल। तो वहां से ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए यू हैव टू गो फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ बोन्स, राइट। चलिए शुरू करते हैं। वेरी नाइस बच्चों, स्टार्ट करें। Now, first of all, your bones, they are divided into two. Okay, first is axial skeleton and second is appendicular. Axial skeleton, yes बच्चों, ये भी आता है पेपर के अंदर, तो प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से देखिए। Axial skeleton and appendicular skeleton, यहाँ पे skeleton होगा बच्चों, it is skeleton, axial skeleton, right? Now, in case of axial skeleton, we study about the skull. Okay, second is vertebral column, third is sternum and fourth is ribs. ठीक है, आपके axial skeleton के अंदर there are in total 80 bones. How many bones are there in axial skeleton? 80 bones. And how many bones are present in appendicular skeleton? Yes बच्चों, 126 bones. Very good, 126 bones. When I'm talking about axial skeleton, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन 80 बोन्स को काउंट करेंगे, इनके नाम देखेंगे और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। रेडी? वेरी गुड, शाबाश। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन स्कल, दैट कंसिस्ट ऑफ इन टोटल 22 बोन्स। स्कल में कितनी बोन्स है बच्चों? 22। नाउ 22 बोन्स कहां पे है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्रेनियम, the cranial box that is enclosing your brain, very good. And second are facial bones, your facial bones. Now
देखिए अब ट्रिक क्या है बच्चों, आपके पास स्कल में 22 बोन्स है. हाउ मेनी बोन्स? 22 बोन्स. आउट ऑफ दीज 22, 14 आर फेशियल एंड 8 आर प्रेजेंट इन योर क्रेनियम. दीज आर कॉल्ड क्रेनियल बोन्स. बात समझ में आ रही है? एक काम कीजिए, अपना हाथ आगे लेके आइए. ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, दे गेट कंफ्यूज बिटवीन हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन क्रेनियम एंड हाउ मेनी इन फेशियल. जस्ट आप अपना हाथ फेस के सामने लेकर के आइए एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइंस ऑन योर फिंगर्स. काउंट द नंबर ऑफ लाइंस. दीज आर 14, राइट? इन टोटल 14 काउंटिंग कर पाते हैं आप. तो 14 आर इन योर फेस while 8 are present in your cranium. It's just a trick to learn it. आप सिर्फ याद करने के लिए इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, so in your face you have 14 bones and in your cranium you have 8 bones. Moving on to vertebral column. Vertebral column consists of how many bones बच्चों? It consists of 26 bones. These are called vertebrae. आपकी vertebral column की जो bones होती है, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? Vertebrae. Very good, शाबाश. And next is sternum. Sternum is a solid. It is a ventral bone बच्चों. Flat ventral bone that is present just at the thoracic line. Yes, it is sternum. शाबाश. Next is ribs. How many ribs do you have? अब मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी रिब्स डू यू हैव, और एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा भी देती हूँ. यू हैव द ऑप्शंस. मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ. हाउ मेनी रिब्स डू यू हैव? पहला ऑप्शन है 12. सेकेंड ऑप्शन इज 24. थर्ड ऑप्शन इज 26 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 18. कमान बच्चों बताइए क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए. फर्स्ट बिल्कुल गलत. आपसे पूछा मैंने हाउ मेनी बोन्स आर देयर. मैंने हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स नहीं पूछा. हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन रिब्स, ये मेरा क्वेश्चन था. सो इन टोटल यू हैव 24 बोन्स बच्चों. ये क्वेश्चन आप लोग इतनी बार गलत कर देते हो क्योंकि हम बहुत जल्दी में होते हैं कि हमें जल्दी से पेपर सॉल्व करना है. जस्ट गो फॉर द लैंग्वेज. अगर वहां पे पेयर्स दिया हुआ है देन आंसर इज गोइंग टू बी 12. अगर पेयर्स नहीं दिया हुआ है तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? 24. बात समझ में आ गई? वेरी नाइस. दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे मेरे बच्चे. वेरी गुड, शाबाश बच्चा. कम ऑन, आगे बढ़ते हैं. नाउ रिब्स. अगर मैं आपसे रिब्स की बात करूं, यू हैव 24 रिब्स. ओके, ये हो गया आपका 24 रिब्स. काउंट करें कितना हुआ. अभी डिटेल पूरा पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम नंबर देख रहे हैं. 24 प्लस 1 इज 25. 25 plus 26, you have 51. Very good. 51 plus 22. Come on बच्चों. 51 plus 22 कीजिए. कितना हुआ? It's 73. अभी भी 7 बोन्स बाकी हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एक्सियल स्केलेटन में अगली बोन है दैट इज अ यू शेप्ड बोन. यस बच्चों, अ यू शेप्ड बोन कॉल्ड हायोइड. यस बच्चों, ध्यान देंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है. दिस इज हायोइड बोन ऑल्सो नोन एज, यस बच्चों, ऑल्सो नोन एज टंग बोन. इसी को हम क्या भी बोलते हैं? टंग बोन, बिकॉज आवर टंग इज अटैच्ड टू दिस बोन. बात समझ में आ गई? कितनी होती है नंबर? इट इज ओनली 1. इट इज ओनली 1. सो दैट मीन्स 73 से कितना हो गया? 74, राइट? बाकी के 6 बोन्स कहां पर है? सो दीज आर प्रेजेंट इन योर ईयर्स. यस बच्चों, एक कान में कितनी बोन्स होती है? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ईयर? कितनी बोन्स है? यस, you have 3 bones in each ear. That means 3 into 2 you get 6 bones. ठीक, अब ईयर की बोन्स को कैसे याद रखते हैं आप लोग? यस, तो मैं आपकी टीचर हूं, मैं ही आपको बताऊंगी. आई एम योर मिस, राइट? सो मेलियस, incus and stapes. These are the 3 bones present in your ear, right? एक कान के अंदर यू हैव मेलियस, इनकस, स्टेप्स. मिस करके आप याद रख सकते हैं. एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी? इट्स स्टेप्स. याद रखेंगे बच्चों, सबसे छोटी बोन कहां प्रेजेंट है? इन योर
ईयर, दैट इज कॉल्ड स्टेप्स। हो जाएगा याद। अब बताइए, इन टोटल यू गॉट 80 बोन्स। समझ में आ गया बच्चों? एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स है? 80 बोन्स। शाबाश, दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों आपका वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम की हर एक बोन क्या कहलाती है? वर्टिब्री। शाबाश। एंड योर फर्स्ट वर्टिब्री इज कॉल्ड एटलस। आपकी पहली वर्टिब्री, द फर्स्ट वर्टिब्री, इट इज कॉल्ड एटलस। बचपन में एटलस वाला गेम खेला था ना, वहीं से याद रखिए। जिन्होंने नहीं खेला तो अब एटलस याद रखिए बच्चों। एटलस इज योर फर्स्ट वर्टिब्री, राइट? हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वर्टिब्रल कॉलम्स। तो हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल। ठीक है, आपका सर्वाइकल रीजन इज नेक रीजन, जहां पे यू हैव 7 वर्टिब्री। इन दी थोरैसिक रीजन यू हैव 12 vertebrae. ठीक है, in lumbar, that is just behind your stomach, you have the lumbar region is your stomach area, that is 5. Next is sacral, that is 1 fused, and coccygeal is also 1, that is fused. ठीक है, ये दोनों 1 1 होती है, याद रखना है बच्चों। So 7 plus 12 19, 19 plus 5 is 7 plus 12 is 19, 19 plus 5 is 24, 24 plus 2 is 26. That means आपके वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स है? 26। शाबाश बच्चों। ये जो थोरैसिक बोन्स है यहाँ पे, इन्हीं से आके जुड़ती हैं आपकी रिब्स। यस, एट द डॉर्सल सरफेस योर रिब्स गेट अटैच्ड टू दिस थोरैसिक वर्टिब्री। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर पढ़ते हैं रिब्स के बारे में। रिब्स क्या है? रिब्स, you have 3 kinds of ribs. सबसे पहले true ribs, second is false or vertebrochondral ribs. Yes bro, it's vertebrochondral ribs. ऐसे ही याद रखेंगे, vertebrochondral ribs, right? And the third are floating ribs. अब सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले true ribs, the first to 7th pair of rib, first to 7th pair of rib, these are called true ribs. Now why they are called true ribs? क्योंकि at the dorsal region, आपका dorsal part के अंदर these ribs are attached to your vertebral column, while at the ventral side they are attached to the sternum directly. जी हाँ बच्चों, ये डॉर्सल साइड पे तो आपका वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, वो भी एट 2 पॉइंट्स। दैट्स व्हाई आवर रिब्स आर कॉल्ड बाइसेफेलिक। ये भी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। रिब्स कैसी है हमारे अंदर? दीज आर बाइसेफेलिक। ठीक, बाइसेफेलिक, गलती नहीं करेंगे। ओके, नाउ रिब्स आर बाइसेफेलिक। डॉर्सल सरफेस पे दे आर अटैच्ड टू दी वर्टिब्रल कॉलम, एंड in the ventral part it is attached to the sternum directly. Then they are called true ribs, numbered 1st to 7th pair. Is that okay? Very good. Now false ribs or vertebrochondral ribs, these are 3 pairs, that is 8th, 9th and the 10th pair of ribs. These are called false ribs. अब इनको false क्यों बोलते हैं? इन्होंने क्या ऐसा झूठा काम किया है? एक्चुअली बच्चों, ये डॉर्सल सरफेस पे तो दे आर कनेक्टेड विद द वर्टिब्रल कॉलम, बट ऑन द वेंट्रल साइड इट इज नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम बट टू द 7th पेयर ऑफ रिब। मतलब ये पीछे से तो कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन जब ये आगे आ रही है देन दे आर नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम। स्टर्नम उतनी बड़ी बोन नहीं है बच्चों, सो they are getting connected to the 7th pair of rib, and that's why they are called false rib. याद रखना है बच्चों, very very important. Now last pair of ribs, these are called floating ribs. There are 2 pairs of floating ribs, and these are 11th and 12th pairs of ribs. These are floating ribs because they are dorsally attached to vertebral column, but ventrally they are not associated with anything, they are not articulated with anything. That's why they are floating ribs. किसी से भी नहीं जुड़े हुए, वेंट्रल सरफेस पे किसी से भी नहीं जुड़े हुए हैं।
बात समझ में आ रही है? आर यू क्लियर विद रिब्स? तीनों पैर हो जाएंगे बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। रिब्स आर बाइसेफेलिक, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ स्कल यू हैव? डाइकोंडाइलिक, वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे गलती नहीं करनी। वी हैव व्हाट काइंड ऑफ स्कल? वी हैव डाइकोंडाइलिक, यहां पे लिख देती हूं मैं, डाइकोंडाइलिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको गलत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना बच्चों? वेरी नाइस। ओके, यहां तक ये बात समाप्त हो गई। आपने वर्टिकल कॉलम भी पढ़ लिया, आपने रिब्स भी पढ़ लिया, ठीक है। सो इन टोटल यू आर कंप्लीटेड विद 80 एक्सियल स्केलेटन बोन्स, राइट? वेरी गुड। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन यहां से आता है बच्चों, अगर आपके सर्वाइकल रीजन में यू हैव 7 बोन्स, you have 7 vertebrae in your cervical region, how many vertebrae are going to be present in case of giraffe? Yes, जिराफ की नेक तो बहुत लंबी होती है, तो उसके अंदर हमसे तो ज्यादा ही होगी। चलिए, आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों। ऑप्शन है आपके पास 14, 10, 7 और 12। ओके, बताइए जिराफ के अंदर देयर आर गोइंग टू बी हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्री? कम ऑन बच्चों, सर्वाइकल वर्टिब्री। यस, जिन बच्चों ने 7 जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज जिराफ हो, हम हो बच्चों, मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स दे हैव व्हाट? दे हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। इज दैट क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे कंफ्यूज करके ऐसे पूरा बोलेंगे दैट ह्यूमंस हैव 7 वर्टिब्री, बट व्हाट अबाउट जिराफ? तो आप लोग खुद सोच रहे होंगे, अच्छा हम साथ होते तो उसमें पूछा है तो ज्यादा ही होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से जवाब देंगे, राइट? वेरी गुड। आर यू डन विद एक्सियल स्केलेटन? कोई भी दिक्कत? वेरी नाइस। चलिए, अब आपको आपके हाथ पैर के अंदर बोन्स काउंट करवाते हैं। चलिए बच्चों, अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। इन अपेंडिकुलर स्केलेटन यू हैव हाउ मेनी बोन्स? 126 बोन्स। यस बच्चों, 126 बोन्स, स्टार्टिंग विद लिम्स। 4 limbs are your hands and hind limbs are your legs. So in case of each hand you have 30 bones. एक हाथ के अंदर कितनी बोन्स है बच्चों? 30. 2 हाथ में कितनी हो जाएंगी? 60. Same in case of legs. In a single leg you have 30 bones and in 2 legs you have 60 bones. That means you have in total how many bones in your limbs? 120 bones. शाबाश। Now कितनी बची गर्डल्स के अंदर? Obviously 120 and 6 is going to be 126. चलिए इन्हें पढ़ते हैं, इनके नाम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 limbs, हाथ से स्टार्ट करते हैं। In the hand you have a single bone on the upper portion that is called humerus. This is called humerus. 2 bones in this region, these are radius and ulna. मेरे साथ साथ बोलेंगे बच्चों। सबसे पहले how many humerus? 1. How many radius? 1. Ulna? 1. Humerus, radius and ulna. Radius and ulna. Now moving on to carpals. What are carpals? Okay, आप अपने हैंड को, आप अपनी रिस्ट को ऐसे ट्विस्ट कर पा रहे हैं, ऐसे पूरा घुमा पा रहे हैं, ग्लाइड कर पा रहे हैं। These are called what? Yes. क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? These are called carpals or you can also call them wrist bones. भाई रिस्ट वॉच यहीं पहनते हो कि यहाँ पहनते हो? यहीं पे पहनते हो ना? तो these are called wrist bones and these are 8 in number. कितनी होती है बच्चों ये? These are 8 in number. Now moving on to metacarpals. Metacarpals कहाँ पे है? ये वाली बोन्स बच्चों जो आपके पाम में है। The palm bones are called your metacarpals. And how many metacarpals are there? 5 metacarpals बच्चों। How many metacarpals? 5 metacarpals. So I am writing 5. And these are also called palm bones. Finally, phalanges. These are present in your fingers and thumb, right? These are also known as digits. इन्हें हम क्या भी बोलते हैं बच्चों? These are called digits. And how many digits do you have? Count कर लीजिए. You have 14 digits. Very nice. You have how many digits? 14 digits. Clear है बच्चों? कोई भी डाउट नहीं है? काउंट करें। 1 plus 1 plus 1 is 3.
3 plus 8 is 11. 11 plus 5 is 16. And 16 plus 14 is going to be 30. Very good. Shabash. So you have 30 bones in your one hand. That is 30 in one, and two hands के अंदर कितनी हो गई बच्चों? These are going to be 60 bones. Done. Similarly, in case of hind limbs, that means your legs, आपके पाँव के अंदर बात करें, the longest bone बच्चों, the longest bone is femur. Yes. And how many femur do you have? एक पैर की बात हो रही है, ठीक है? You have one femur, that is also known as thigh bone. क्या बोलते हैं बच्चों उसको? Thigh bone. ठीक है? कॉमन नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है. दिस इज कॉल्ड थाई बोन. इट इज द लॉन्गेस्ट बोन. नेक्स्ट, जस्ट लाइक रेडियस अल्ना, इन केस ऑफ लेग्स यू हैव टिबिया एंड फिब्यूला. यस, टिबिया एंड फिब्यूला. टिबिया नहीं है, याद करने के लिए हंसना नहीं है, ठीक है? टिबिया एंड फिब्यूला, वन ईच. ठीक. मूविंग ऑन टू टार्सल्स. कार्पल्स कितने थे बच्चा? देवर 8, बट टार्सल्स आर 7 इन नंबर. एक कहां गायब हो गया ये मैं अभी आपको बताती हूं. नेक्स्ट इज मेटाटार्पल्स. टार्सल्स, वहां पे आपके पास कार्पल्स हैं, यहाँ पे टार्सल्स हैं. एक और चीज याद रखने वाली है बच्चों, दीज आर CARPALS. ये मॉर्फोलॉजी वाला ELS नहीं है. दीज आर नॉट CARPELS. कार्पल और पिस्टल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? इनकी स्पेलिंग अलग है, अच्छे से याद कीजिए. Now, metatarsals, they are also 5 in number, just like metacarpals. Phalanges, again, same digits. These are 14 in number. Now, what about the one left bone? एक जो bone बच गई है, वो कौन सी है बच्चों? This is called kneecap. क्या बोलते हैं इसको हम? Kneecap बोलते हैं, and this bone is known as patella. Yes, बच्चों. Kneecap. पटेला. हंसने की जरूरत नहीं है बच्चों. इट्स पटेला, नॉट हटेला. कम ऑन. इट्स 1 in number. So in total you have how many bones? Yes बच्चों, how many bones in case of hind limb? 30 bones. Yes, how many bones? 30 bones. Okay. So in total in two legs you have how many bones? 60 bones. यहां तक कोई भी डाउट बच्चों? तो यहां तक कोई डाउट नहीं है. आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया यहां तक. वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन टू गर्डल्स. गर्डल्स में हम लोग पहले ही देख चुके हैं. हाउ मेनी बोन्स आर देयर? 6 बोन्स. सो लेट्स गो फॉर दी 6 बोन्स. कम ऑन. गर्डल्स के अंदर बच्चों यू हैव 6 बोन्स. दीज आर कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल. जो आपका शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पे जो गर्डल है, दिस इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल. एंड इन योर हिप रीजन यू हैव पेल्विक गर्डल. बात समझ में आ गई? अच्छे से याद करेंगे बच्चों, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है? तो गर्डल कितने हैं आपके पास? 2. नंबर 1 पेक्टोरल एंड नंबर 2 इज पेल्विक. ठीक है, पढ़े? यस. सो इन पेक्टोरल गर्डल यू हैव 2 बोन्स, क्लैविकल एंड स्कैपुला. क्लैविकल इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन. क्लैविकल को हम क्या भी बोलते हैं बच्चों? कॉलर बोन. एंड दीज आर हाउ मेनी नंबर? Yes, बच्चों, clavicle, collarbone, how many in number? 2 in number. Very good. So you have clavicle. These are 2 in number, also known as collarbone. अच्छे से याद करेंगे बच्चों. These are called collarbone. Is that clear? Very good. Now you have scapula. This is a flat triangular bone. ठीक है? And these are again 2 in number. ठीक? तो आपके पास इन टोटल पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितने बोन्स हो गए बच्चों? यू हैव इन टोटल 4 बोन्स. यानी पेल्विक में केवल कितनी होने वाली है? 2 बोन्स. यस बच्चों, इन पेल्विक रीजन यू हैव ओनली 2 बोन्स एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स. ठीक है, ईच बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स. आपके पास पेल्विक रीजन में 2 बोन है. कॉक्सल बोन. कौन सी बोन है बच्चों? Coxal bone. These are 2 in number, but each coxal bone, हर एक coxal bone किस किस से मिलकर के बनी है? Ilium, ischium and pubis. Ilium, ischium and pubis. Shabash. So in total you have 2 pelvic bones and 4 your
पेक्टोरल गर्डल के अंदर बोन्स, सो इन टोटल यू हैव 6 बोन्स, राइट? 80 यहां पर, 120 लिम्स के अंदर एंड 6 आर हियर इन टोटल. कितनी हड्डियां गिना दी मैंने आप लोगों को? पूरी की पूरी 206. शाबाश, वेरी गुड. सेकेंड पार्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? यहां तक में सारे बोन्स अच्छे से याद कर लोगे. अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए. नेक्स्ट इज जॉइंट्स. नेक्स्ट क्या आ गया? जॉइंट्स. तो 3 टाइप के जॉइंट्स है जो आपकी एनसीईआरटी डिस्कस कर रही है. जैसे सबसे पहले है फाइब्रस जॉइंट. ठीक है, फाइब्रस जॉइंट दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो सकता. ये प्रेजेंट है इन योर क्रेनियम. यस बच्चों, कहां पे प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन योर क्रेनियम. आपकी जो स्कल बोन्स है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 बोन्स हम यहां बना लेते हैं. ठीक है, इनके बीच में कुछ इस तरीके के फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं बच्चों, एंड दीज आर कॉल्ड सूचर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? सूचर्स. एंड दीज आर प्रेजेंट इन योर क्रेनियम. अच्छे से याद करेंगे बच्चों. देयर इज नो मूवमेंट. इन बोन्स को आप हिला नहीं सकते. कोशिश कीजिए. नहीं हिल रही ना? वेरी गुड. सो दीज आर प्रेजेंट इन योर cranium. Next is cartilaginous joints. These allow a little bit movement. They permit a little movement in your bones, and these are present in your adjacent vertebrae. आपके vertebral column के 2 adjacent vertebrae, एक साथ वाले vertebrae के बीच में present होता है आपके कौन से joints? Cartilaginous joints. लेकिन जो बड़े अच्छे और जो movement allow करते हैं, ऐसे वाले joints हैं synovial joints. They are characterized by the presence of a fluid filled, yes, synovial fluid filled synovial cavity bones के बीच में. तो आप लोग यहाँ पे synovial fluid अच्छे से याद रखेंगे बच्चों. There is synovial fluid. याद रखेंगे. कौन कौन से joints है? First is ball and socket joint present between humerus and pectoral girdle. आपका pectoral girdle, ठीक है, शोल्डर वाला पार्ट, एंड योर ह्यूमरस, ये वाला पार्ट. यू कैन रोटेट इट टू 360 डिग्री, राइट? दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. वेरी गुड. सेकेंड इज हिंज जॉइंट. कम ऑन बच्चों, समझ में आ रहा है? ना? चलिए, नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट. दैट इज कॉल्ड नी जॉइंट. इसको केवल आप एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो. ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है? नी जॉइंट. नेक्स्ट इज पाइवॉट. पाइवॉट इज प्रेजेंट बिटवीन योर एटलस एंड एक्सिस. आपका ये वाला रीजन, राइट? हियर यू हैव व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट? पाइवॉट जॉइंट. वेरी गुड. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन योर कार्पल्स. मैंने पहले भी ये वर्ड यूज किया था, ग्लाइडिंग. ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पे प्रेजेंट है बच्चों? बिटवीन योर कार्पल्स. एंड नेक्स्ट लास्ट इज सैडल जॉइंट. दिस सैडल जॉइंट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. इसी के लिए मैंने बाकी के जॉइंट्स आपको बताया, हालांकि आपको याद रहते हैं, लेकिन आप ये वाला स्किप ना कर जाओ. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट ऑल्सो. सैडल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन योर कार्पल्स एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब, राइट हियर. दिस जॉइंट इज प्रेजेंट राइट हियर. ये देखिए, दिस इज कॉल्ड सैडल जॉइंट. जब आप अपने थंब को इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये वाला मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड सैडल जॉइंट. इंपॉर्टेंट है बच्चों. बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. बताइए, यहां तक समझ में आ गया सभी को? क्या आपको जितने भी आपके रिब्स है, जॉइंट्स है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत है? स्केलेटल सिस्टम पूरा कंप्लीट. वेरी गुड. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर बात करेंगे मसल के बारे में, राइट? चलिए फटाफट. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. ठीक है, हमने जितना भी बोन्स वाला पार्ट पढ़ा है, जितनी भी बोन्स हम लोगों ने काउंट की है, ठीक है, वहां से तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल लोगे. लेकिन बाकी जगह जहां से क्वेश्चन आता है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है जो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते वक्त स्किप कर देते हैं. ठीक है, सो आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस जिससे कि आप उन पॉइंट्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. चलिए करते हैं बच्चों. सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मसल्स. आपको क्या बताना है? यू हैव टू टेल इनकरेक्ट रिगार्डिंग मसल्स. ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, 40 to 50% बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स. सेकेंड, मसल्स शो प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. C point, that is smooth muscles are involuntary, non-striated and fusiform.
ऑप्शन डी, दैट इज मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन अ लीनियर पैटर्न टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। ठीक, तो अब ये 4 पॉइंट्स है आपके पास। चलिए फटाफट बताइए विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यू हैव 3 सेकेंड्स बच्चों, कम ऑन। 3, 2 एंड 1। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। बताइए आंसर आ गया। चलिए देखते हैं किस किस का आंसर सही हुआ है। वेरी गुड। 40 to 50% बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है बच्चों। आपके बॉडी का लगभग 40 से 50% बॉडी वेट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मसल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ मसल्स। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मसल्स शोज प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, दैट मीन्स दे गेट एक्साइटेड। Second, contractility, that means they show contractions and relaxations. Next is extensibility, that means they are extensible. And third is elasticity, that means they are elastic. ये elastic है भाई, जो excite हो सकता है, जो contract हो सकता है, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज तो हमारी मसल्स के पास है। बात याद रखिएगा बच्चों, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन सकता है जहां पे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मसल्स। हो सकता है इन चारों की जगह चौथा तीसरा कोई और भी आ जाए। ठीक है, तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्टेटमेंट अच्छे से लर्न करेंगे दैट मसल्स शो प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। बात सही है? चलिए वेरी गुड। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर सी। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, नॉन स्ट्राइटेड एंड फ्यूजिफॉर्म। ये एनटीए का क्वेश्चन है बच्चों। ये एनटीए के अंदर पूरा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट में यूज किया है। ठीक है, स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स दैट मीन्स दे आर नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सीएनएस। भाई इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है? वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके लिवर, किडनी, यहाँ पे जो भी मसल्स प्रेजेंट है, स्टमक, यहाँ पे जो मसल्स है, दीज आर ऑल इनवॉलेंट्री मसल्स। आप अपने स्टमक को ये तो नहीं बोल सकते आज छुट्टी पे हैं आप डाइजेशन मत कीजिए, वो तो करेगा डाइजेशन, राइट? दैट मीन्स दे आर इनवॉलेंट्री, हमारी नहीं सुनते। नेक्स्ट, दे आर नॉन स्ट्राइटेड। नॉन स्ट्राइटेड वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चा? आप लोगों ने नॉन स्ट्राइटेड वर्ड पहले भी सुना है, STRAITED, non-striated muscles. That means those muscles which do not have striations. इनके ऊपर कोई लाइट एंड डार्क बैंड्स, यस बच्चों पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव लाइट और डार्क बैंड्स। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दे हैव नो स्ट्राइशंस। इनके पास कोई स्ट्राइशंस नहीं है। ठीक है, आगे लिख रहा है नॉन स्ट्राइटेड के साथ क्या लिखा हुआ है? दैट दे आर फ्यूजिफॉर्म। याद कीजिए बच्चों, आप लोगों ने स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। आप लोग चैप्टर 7 में भी पढ़ चुके हो इसका स्ट्रक्चर। इट लुक्स लाइक कुछ ऐसा। याद कीजिए बच्चों, ऐसी शेप्स के आपने स्मूथ मसल सेल्स पढ़े थे। यस बच्चों, सो दीज आर फ्यूजिफॉर्म बच्चों, दोनों साइड से फ्यूज्ड है। स्पिंडल शेप भी कह सकते हैं आप इन्हें, बट ये टर्म क्योंकि यूज किया गया है फ्यूजिफॉर्म। अच्छे से याद करिएगा, दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। मैम पहले तीनों सही हो गए हैं, फाइनल वाला गलत है, लेकिन क्या गलती है इस स्टेटमेंट में ये बताइए। मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन लीनियर पैटर्न टू फॉर्म कार्डियक मसल। बच्चों अगर आप लोग को याद है और आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अंदाजा है कि कैसा था आपका कार्डियक मसल का डायग्राम, ठीक है, तो कुछ ऐसा था। देखिए, दिखाई दे रहा है बच्चों? ओके, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरीके के स्ट्राइटेड आपको कार्डियक मसल्स दिखेंगे। दिख रहा है बच्चों सभी को? ठीक, चलिए बढ़िया। और यहां पे आपने क्या देखा था? दैट दे वर हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू skeletal muscles. Yes, they are structurally similar to skeletal muscles in having light and dark bands. इनके पास भी लाइट और डार्क बैंड्स हैं, बट फंक्शनली
फंक्शनली दे आर सिमिलर टू स्मूथ मसल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने अभी। पहले तो इसको देखिए, ये आपका डायग्राम हुआ किसका, कार्डियक मसल्स का, ठीक है। चलिए, कार्डियक मसल्स का ये डायग्राम है और आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या ये कोई लीनियर पैटर्न है बच्चों या फिर ब्रांच्ड? बताइए, यहाँ पे आप लीनियर पैटर्न देख रहे हैं या फिर ब्रांच्ड पैटर्न देख रहे हैं? तो बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रांच्ड पैटर्न देख रहे हैं और यहाँ पे कोई लीनियरिटी है ही नहीं, कुछ भी लीनियर यहाँ पे नहीं है, that means this statement is incorrect because of this word that is linear। इसकी जगह क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था ब्रांच्ड। लीनियर की जगह क्या होना चाहिए था बच्चों? There should be branched, then this statement was going to be correct। बताइए किस किस का सही है, किस किस का सही है? वेरी गुड, शाबाश। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, आपको सभी स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से देखने हैं। ओके, सारे स्टेटमेंट्स बहुत ध्यान से देखने हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। मेरा मोटिव कम क्वेश्चंस में ज्यादा क्वेश्चन सही कराने का है। बात समझ में आ गई? अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही थी। दैट इंपॉर्टेंट लाइन वाज कि आपकी जो कार्डियक मसल्स हैं, these are structurally similar to striated muscles, यानी कि आपके skeletal muscles, इनका स्ट्रक्चर उनसे कैसे मैच करता है बच्चों? They also have dark and light bands, ठीक है, and they are functionally similar to that of smooth muscles। That means your, yes, smooth muscles are your non-striated muscles, क्योंकि ये दोनों ही involuntary होते हैं। आपके कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी है और आपके स्मूथ मसल्स भी इनवॉलंटरी है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों, कार्डियक मसल्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्केलेटल मसल्स। दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू स्केलेटल और स्ट्राइटेड मसल्स and are functionally similar to smooth muscles or non-striated muscles। क्लियर है? वेरी गुड, एक क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए बच्चों। दिस इज अगेन फॉर इनकरेक्ट। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स रीड दी स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट देखिए, glenoid cavity articulates with the head of humerus to form the shoulder joint। Second, clavicle articulates with a flat expanded process called acromion। Third, acetabulum is a cavity formed at the fusion of ilium and pubis, and the muscle fiber is the anatomical unit of muscle। चलिए, you have 3 seconds। देखते हैं इसका आंसर किसका सही होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो रोक के भी आंसर कर सकते हैं। नाउ आई एम गिविंग यू 3 seconds ओनली। कम ऑन, 3, 2 and 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। मेरी बारी आ गई। आंसर पता चल गया आप सभी को? वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, पहला स्टेटमेंट, ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म अ शोल्डर जॉइंट। तो इससे पहले मैं आऊंगी पहले बी वाले स्टेटमेंट पे। आप ये वाला स्टेटमेंट देखिए, क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद द फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन। हम लोगों ने क्लैविकल, कॉलर बोन पढ़ा था बच्चों, द कॉलर बोन। यस, क्लैविकल, इट वॉज द कॉलर बोन। ठीक, ये कॉलर बोन आपका एक प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रोमियन। ठीक है, एक्रोमियन इज अ प्रोसेस जिससे, प्रोसेस का मतलब यहां पर कोई फिनोमिना नहीं है, प्रोसेस का मतलब एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। तो इट आर्टिकुलेट्स विद एक्रोमियन एंड एक्रोमियन के जस्ट नीचे, बिलो एक्रोमियन, there is a cavity called glenoid cavity। इसके जस्ट नीचे क्या है बच्चा? ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके अंदर आपका ह्यूमरस, योर ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट्स विद दिस कैविटी। ठीक है, इसने इस
कैविटी के साथ आर्टिकुलेट किया एंड इट फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट. दिस इज योर शोल्डर जॉइंट. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. क्लैविकल वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया दैट क्लैविकल आर्टिकुलेट्स विद द फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस दैट इज नोन एज एक्रोमियन. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. राइट. अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं बच्चा. अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपको? एसिटाबुलम. एसिटाबुलम इज अ कैविटी फॉर्म्ड एट द फ्यूजन ऑफ इलियम एंड प्यूबिस. तो मैं आपको बता दूं एसिटाबुलम क्या है. एसिटाबुलम याद कीजिए बच्चों, हम लोगों ने दो गर्डल्स पढ़े थे. एक था आपका शोल्डर वाला पार्ट वाला कौन सा? पेक्टोरल गर्डल. एंड दी सेकेंड वॉज हिप एरिया वाला दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल. राइट. पेल्विक गर्डल के अंदर इट वॉज फॉर्म्ड ऑफ 2 बोन्स. पेल्विक गर्डल कितने बोन से मिलकर बन रहा था? 2 बोन्स. दोज वर कॉक्सल बोन्स. एक कॉक्सल बोन कितनी बोन से मिलकर के बन रही थी बच्चों? 3 बोन्स. इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. यस, कौन सी 3? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. जिस पॉइंट पर ये तीनों मिलते हैं बच्चों, जहां इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिलते हैं, वहां पे एक कैविटी बनती है. ठीक है, वहां पे क्या बनती है? एक कैविटी बनती है जिसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम. इस कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एसिटाबुलम एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय ऑल इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस. ऐसा नहीं कि कोई 2 से मिलकर के बन रही है. इट इज फॉर्म्ड बाय ऑल 3. इलियम भी है आपका, इशियम भी है और प्यूबिस भी है. दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जहां पर आपको क्या बोला गया है दैट एसिटाबुलम इज अ कैविटी फॉर्म्ड एट द फ्यूजन ऑफ इलियम एंड प्यूबिस. यहां पे क्या भी आना चाहिए था? इशियम भी आना चाहिए था, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता. लेकिन डी स्टेटमेंट भी देखिए. डी स्टेटमेंट पर आ जाइए. कुछ लोग खुश हो गए, यस मैंने डी लगाया था. ठीक है, चलिए देखते हैं. मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल. एनाटॉमिकल या एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स. आप लोगों ने यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है इस चैप्टर में. बताइए, पढ़ा है आप लोगों ने यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? व्हाट इज यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या था बच्चा? यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इट वॉज सार्कोमियर. यस, वेरी गुड. सार्कोमियर. ठीक है, सार्कोमियर यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है बच्चों. लेकिन यूनिट ऑफ मसल क्या है? ये आप पॉइंट अगर आपको नहीं मिला एनसीईआरटी में तो लेट मी टेल यू, ये पॉइंट आपके समरी में दिया हुआ है. आपकी एनसीईआरटी की समरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका चैप्टर. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट मसल फाइबर इज द एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल. दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट. बिल्कुल सही है बच्चों ये. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. यानी यहाँ पे एक ही गड़बड़ है और वो एक गड़बड़ कहां पर मिली आपको? इन ऑप्शन नंबर सी. दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इस्चियम. बात समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द इनकरेक्ट मैच. नंबर 1 आर्थराइटिस दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. सेकेंड माइस्थेनिया ग्रेविस दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. थर्ड इज टेटनी, rapid spasm in muscles due to low calcium ions in body fluids. And fourth, that is gout caused due to the decreased level of estrogen. 3 seconds you have. Come on. 3, 2 and 1. Time up. बताइए, हो गया आंसर? Come on बच्चों, आंसर बताइए फटाफट. चलिए देखते हैं कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल सही है. सबसे पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने का है. आर्थराइटिस एक बीमारी जिसके अंदर देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. सीधी सीधी लाइन है एनसीईआरटी की. दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट. भाई आर्थराइटिस क्या है? इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. बहुत कॉमन है. ठीक है, बूढ़े लोगों में बहुत कॉमनली पाया जाता है आर्थराइटिस. आजकल तो बच्चों में भी है. ठीक है, बहुत ज्यादा बूढ़ों में नहीं, बहुत यंगस्टर्स में भी है आर्थराइटिस. नेक्स्ट इज माइस्थेनिया ग्रेविस दैट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. इसके अंदर देयर आर कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या होता है इसके अंदर? यस बच्चों, यस देयर इज फटीग लीडिंग टू दी. यस, इसके अंदर स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रह जाते हैं बच्चों.
This is an autoimmune disorder called myasthenia gravis. Very, very important from NCERT again. Next is tetany. It is caused by rapid spasm or rapid contractions. किसकी वजह से? Rapid contractions की वजह से in muscles due to low calcium ions in body fluids. कहां पर कम है आपका कैल्शियम? In body fluids. बात समझ में आ रही है? That means टेटनी जो है इट इज कॉज ड्यू टू रैपिड स्पैज्म इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयंस इन बॉडी फ्लूइड्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके डिजीजेस से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. अब ऑप्शन 4 गलत है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्यों गलत है? अगेन मेरा क्वेश्चन वही है. Gout that is caused due to decreased level of oxygen. First of all, it is not caused due to decreased level of oxygen. It is caused because of inflammation of joints. This is the inflammation of joints. But किसकी वजह से है ये inflammation? Due to accumulation or deposition. Due to accumulation or deposition of uric acid crystals. जी हाँ बच्चों, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जब डिपॉजिट हो जाते हैं इट लीड्स टू द बीमारी कॉल्ड गाउट. दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन गलत था? किसका सही है? वेरी नाइस, वेरी गुड. बच्चों बीमारियां अच्छे से कर लिया करो. आपके जितने भी फिजियोलॉजी के अंदर जितनी भी बीमारियां ना ये चैप्टर्स के अंदर, उनको एक पेज पे लिखिए, सारी की सारी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा. अब मान लीजिए इतनी सी बीमारियां याद करने से अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो क्या जाता है. ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. आगे फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पहला स्टेटमेंट है द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन एंड डार्क बैंड कंटेन्स मायोसिन. सेकेंड पॉइंट, the portion of myofibril between two successive Z lines is called sarcomere. Next is the central part of thin filament not overlapped by thick filament is called H zone. And D is red fibers has more number of mitochondria and less number of sarcoplasmic reticulum than that of white fibers. Right? चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए बच्चों. 3 seconds. You have 3 seconds. Come on. 3, 2 and 1. Time up. Come on. चलिए करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को. सबसे पहले देखिए यू हैव टू गो फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सबसे पहले यही करना चाहिए बच्चों. जस्ट अंडरलाइन व्हाट इज आस्क्ड, करेक्ट और इनकरेक्ट. यहाँ पे बहुत गलतियां होती है आप लोगों की. ठीक है, पहला ऑप्शन है द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड डार्क बैंड कंटेन्स मायोसिन. याद कीजिए बच्चों, आप लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, मसल्स के अंदर 2 तरीके के फिलामेंट देखे हैं. कौन कौन से? आपने 2 बैंड देखे हैं, आई बैंड और ए बैंड. याद कीजिए, आई बैंड दैट इज आइसोट्रोपिक, आई बैंड दैट इज आइसोट्रोपिक एंड ए बैंड दैट इज एनाइसोट्रोपिक. ए बैंड दैट इज एनाइसोट्रोपिक. ठीक है, आई बैंड को आप क्या बोलते हैं बच्चों? लाइट बैंड. It is called light band and this one is dark band. ठीक है, चलिए यहां पे प्रेजेंट है आपकी 2 प्रोटीन्स एक्टिन और मायोसिन. लेकिन कौन सी प्रोटीन किसके पास है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई बैंड के पास है आपका कौन सी प्रोटीन बच्चा? इट इज एक्टिन. आई बैंड के पास क्या है? एक्टिन. जबकि ए बैंड के पास देयर इज मायोसिन. ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है कि ए बैंड के पास क्या है? मायोसिन. बट आप रियल में स्ट्रक्चर देखिए, आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पर आपको मायोसिन के साथ एक्टिन भी देखने को मिलेगा इन केस ऑफ डायग्राम. बट एनसीईआरटी जो बोले वही सही है. जब पेपर में आएगा द लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड डार्क बैंड कंटेन्स मायोसिन, तब यही स्टेटमेंट सही होगी. ठीक है, आप वहां पे ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि यहाँ पे लाइट ये एक्टिन भी आएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्या पता वहां पे कोई गड़बड़ मिल जाए. ठीक है, चलिए बड़े बच्चों आगे. यस, द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल
between two successive Z lines is called sarcomere. Sarcomere की स्पेलिंग सही कर लीजिए बच्चों. This is sarcomere, not sarcomere. It's sarcomere, right? चलिए, तो sarcomere it is the portion of myofibril between two Z lines. याद कीजिए बच्चों, sarcomere आप लोगों ने पढ़ा था. ये क्या था? It was functional unit of contraction. ठीक है, and it was the portion between two Z lines. यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही लग रहा है मैम. यस, बिल्कुल सही है. अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़िए बच्चों. थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिक फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन. याद कीजिए बच्चों, आप लोगों ने एच जोन जब पढ़ा था, एच जोन वो जोन था जहां पर थिक फिलामेंट्स वर नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट्स. याद कीजिए, वहां पे एच जोन जब आपने पढ़ा था तो वहां पे थिक फिलामेंट्स नहीं, बल्कि यहां पे थिक फिलामेंट्स होना है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉट थिन फिलामेंट, दिस इज थिक फिलामेंट. यहां पर आएगा थिक एंड नॉट ओवरलैप्ड बाय, यहां पर आएगा क्या? थिन फिलामेंट. मतलब जो आपका डार्क बैंड वाला रीजन है जहां पर आपको एक्टिन नहीं मिलने वाली है, दैट जोन वाज एच जोन. यानी यहां पे कितना सा चेंज हुआ है? दैट थिन की जगह थिक और थिक की जगह थिन करके स्टेटमेंट आई है. एंड दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर डी, रेड फाइबर्स हैज मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट में आप लोग बहुत गलती करते हो. रेड फाइबर के पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए. ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए. आपके रेड फाइबर्स के पास उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए दे हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया एंड लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जबकि व्हाइट फाइबर्स के अंदर देयर आर लेस माइटोकॉन्ड्रिया एंड मोर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होगा? आपका रेड फाइबर्स के अंदर. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. बताइए कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है बच्चों चारों ऑप्शंस में से? इट्स ऑप्शन नंबर सी. यस, बताइए कितने लोगों का सही है ये? वेरी गुड, शाबाश यार, वेरी गुड, शाबाश. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, very very important. During muscle contraction following events occurs. ठीक है, आपके पास सारे इवेंट्स दिए हुए हैं. चलिए पहले पढ़ते हैं. ए ऑप्शन, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑप्शन 2, कैल्शियम आयंस एक्सपोज एक्टिन्स which bind to myosin head to form cross bridge. Option C, a motor neuron carries signal to the muscle fiber which generates an action potential in it. Option D, cross bridge are broken and muscle relaxes. Option E, these cross bridges pull the actin filament causing them to slide over myosin filaments and thereby causing contraction. And last is mark the correct sequence. आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बनाना है बच्चों. बेसिकली इन्होंने पूरा की पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी रिवाइज कराना है. ठीक है, पूरा की पूरा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. चलो बच्चों शुरू करें. चलिए, सबसे पहले जब कॉन्ट्रैक्शन होना है, ठीक है, सबसे पहले जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके सीएनएस से सिग्नल जाएगा किधर पे? मसल के पास. ठीक है, जहां पे आपका न्यूरॉन और मसल जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट पे जाकर के आपका न्यूरॉन मसल को बोलेगा मुझे तुमसे कुछ कहना है. राइट, दैट मीन्स सबसे पहले क्या होगा? देयर इज अ सिग्नल दैट इज कैरीड बाय न्यूरॉन टू दी मसल फाइबर, जिसकी वजह से वहां पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा. मसल फटाफट बोलेगी बोलना, क्या बोलना है, क्या दिक्कत है. ठीक है, तो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया. बात समझ में आ गई? जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है आपके मसल के पास ये मैसेज पहुंचता है, न्यूरॉन लेकर के आता है, भैया मसल मुझे कुछ कहना है तुमसे. ये एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल के अंदर फैल जाता है, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस. यहां से क्या रिलीज होते हैं बच्चा?
कैल्शियम आयंस रिलीज होते हैं और ये कैल्शियम आयन रिलीज कहां से होता है? क्या है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन? एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, बताइए। स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, इट्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जी हाँ बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां पे पहुंचे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फटाफट कैल्शियम आयन रिलीज किया। अब इस कैल्शियम आयन का काम क्या है कि जो ट्रोपोनिन एक्टिन फिलामेंट के ऊपर लगे हुए हैं, उन ट्रोपोनिन को वहां से जाके हटाना है। ठीक है, तो इसका काम कौन करता है? कैल्शियम जाता है और ट्रोपोनिन को वहां से हटाने का काम करता है, ताकि आपका जो एक्टिन है इट गेट्स फ्री, वो खाली हो जाए, ताकि उससे कौन बात कर सके, सो दैट मायोसिन कैन कम एंड टॉक टू एक्टिन। भाई तभी तो वहां से वो फ्री होगा। ठीक है, दैट मीन्स आफ्टर सी पॉइंट, मुझे लगता है आफ्टर सी पॉइंट क्या होना चाहिए? देयर इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला तो ये हो गया। सेकेंड इज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो भैया रिलीज हो गया। नाउ व्हाट? कैल्शियम आयन एक्सपोज एक्टिन्स, क्योंकि उसने वहां से जाके किसको रिमूव किया? ट्रोपोनिन को रिमूव किया। ठीक है, आपका कैल्शियम इट बाइंड्स टू द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, उससे जाके ये बाइंड करेगा और उसको फ्री कर देगा। इट एक्सपोज द एक्टिन विच बाइंड टू मायोसिन हेड। वहां पे वो मायोसिन हेड के साथ जाके चिपक जाएगा और क्या बना लेगा? एक क्रॉस ब्रिज। दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट भी हमको पता चल गया। बात समझ में आ रही है बच्चा? अब ये जो क्रॉस ब्रिज बना है, ये क्या करता है? ये अब पुलिंग स्टार्ट करेगा। क्या स्टार्ट करेगा? पुलिंग स्टार्ट करेगा। दीज क्रॉस ब्रिजेस पुल द एक्टिन फिलामेंट टू स्लाइड ओवर मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट पे स्लाइड करेगा बच्चों। इट विल स्लाइड ओवर मायोसिन। ठीक है, एक्टिन के ऊपर मायोसिन स्लाइड नहीं करता, मायोसिन के ऊपर एक्टिन स्लाइड करेगा। सो एक्टिन फिलामेंट कॉजिंग देम टू स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट एंड देयर बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? वहां पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। एंड फाइनली जब कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब ये स्लाइडिंग होगी, तो जो क्रॉस ब्रिज बना है इट विल अगेन स्लिप। ठीक है, ये ब्रेक होगा, क्रॉस ब्रिज आर ब्रोकन एंड मसल रिलैक्सेस। हमेशा तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं रहेंगी, हमेशा तो कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करेंगी, कभी ना कभी तो रिलैक्स होंगी ना। तो फाइनल पॉइंट तो भाई रिलैक्सेशन वाला ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली किया जा सकता था, आखिर में तो मसल को रिलैक्स ही होना है ना। तो देखिए एक ही पॉइंट ऐसा है जिसमें मसल रिलैक्स हो रही है आखिर में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में डी आ रहा है। अगर मैं करती तो ये क्वेश्चन इससे जल्दी हो जाता, बट फिर भी हम गलती नहीं करेंगे। हमें पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और जल्द से जल्द उसको सॉल्व करना है। सो आंसर बताइए बच्चों क्या होगा? आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ गई? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not an example of flagellar movement? आपके पास ऑप्शंस हैं। A. Swimming of spermatozoa. Option B. Maintenance of water currents in canal system of sponges. Option C. Movement of ova in fallopian tube. And option D. Locomotion in euglena. यहाँ पे बड़े सारे आपके कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। ठीक है, चलिए लगाइए और बताइए इसका जवाब। 3 seconds you have. 3, 2 and 1. टाइम अप, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। चलिए बताइए आंसर क्या है? आंसर क्या है? सेकंड, थर्ड? चलिए देखते हैं क्या है आंसर। चलिए बढ़िया, ट्राई करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। Which of the following is not an example of flagellar movement? यानी कहां पे आपको फ्लैजिला नहीं देखने को मिलता है, बेसिकली ये बताना है।
पहला ऑप्शन कह रहा है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो बच्चा ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्मेटोजोआ जो प्रेजेंट है, ये जोआ है, दैट मीन्स ये मोटाइल है, ये मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, इनके पास टेल है ना, टेल दैट शोज फ्लैजुलर मूवमेंट। दैट मीन्स ये बात तो सही लग रही है, दैट स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ इट इज बिकॉज ऑफ फ्लैजुलर मूवमेंट। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड ऑप्शन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट्स इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस के अंदर जो वाटर करंट है उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? आपका फ्लैजुलर मूवमेंट। याद कीजिए बच्चों, कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जोसील, द कैविटी ऑफ स्पॉन्जेस। यस, याद आ रहा है कुछ? कैनाल सिस्टम, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, देन ऑस्क्यूलम थ्रू विच वाटर गोज आउट। वहां पर भी बच्चों देयर वर फ्लैजिला दैट वर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर करंट्स। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको वहां से याद है कि जी हाँ स्पॉन्जेस में भी फ्लैजुलर मूवमेंट था, दैट मीन्स देन ओनली दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ ओवा इन फैलोपियन ट्यूब। ओवा का मूवमेंट फैलोपियन ट्यूब में इट इज थ्रू सीलिया। आपके फैलोपियन ट्यूब में आपको सीलिया देखने को मिलते हैं बच्चों, फ्लैजिला देखने को नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे फ्लैजुलर मूवमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? There is no flagellar movement, that means this option is incorrect. Next is locomotion in euglena. याद कीजिए, हम लोगों ने यूग्लिना पढ़ा था बच्चों इन केस ऑफ यूग्लिनॉइड्स, और आपके यूग्लिना के पास कितने फ्लैजिला थे? यस बच्चों, 2 फ्लैजिला, one was long and one was short. Yes, very good. So one long and one short flagella. Flagella तो है ना, तो लोकोमोशन के लिए यूग्लिना के पास क्या था? It was having flagella. That means again this option is also correct. एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर there is no flagellar movement and that is option number 3. जिन्होंने B बोला था वो गलत है और जिन्होंने C बोला था वो बिल्कुल सही है। चलिए, वेरी नाइस। समझ में आया बच्चों? कुछ बताइए, सारे क्वेश्चन समझ में आए? बोन्स याद हो जाएंगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक बार जरूर एनसीईआरटी से एक और बार पढ़िए। ठीक है, यहां से इस बार क्वेश्चन बनने का चांस है, सो गेट रेडी। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए, है ना, एंड गेट रेडी विद दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है बच्चों। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए।